Good evening, students. Students, welcome to the SB Smart School. Students, as you know, recently आपका मैंने एक पेपर कंडक्ट किया था. अब उस पेपर को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. अब देखो आपने पेपर में क्या क्या गलतियाँ की. जैसे एक बच्चे का पेपर लिया मैंने, तो इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं पेपर में, वो आपके सामने डिस्कस करूँगा. और आपको भी अपनी गलतियाँ पता चल जाएंगी कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं. जैसे कि इन्होंने पेपर शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 6 से. अब 6 में क्या दिया गया हुआ है. 6 क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि नकोदा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50 शेयर फॉरफिट किए हैं. 10 रुपीज़ के हिसाब से फॉरफिट हुए थे, मगर 7 कॉल्ड अप किए हैं. जितने कॉल्ड अप किए हैं हमने वही अमाउंट लेनी होती है. इशू किसको किए थे? सोहन को. पर सोहन ने 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए थे. इसका मतलब 5 रुपीज़ पे कर दिए थे, 2 रुपीज़ पे नहीं किए थे. तो जो नहीं पे किए थे वो हमारे कॉल इन एरियर्स में आ जाते हैं, जैसे कि हमें पता है. तो ये 2 रुपीज़ जो नहीं पे हुए थे वो हमारे कॉल इन एरियर्स में आ गए. इसका मतलब 50 इंटू 2 रुपीज़ कॉल इन एरियर्स में आ गए. जो पे हुए हैं वो हमारे फॉरफिट में आ जाएंगे. 50 इंटू 5 वो फॉरफिट में आ गए. टोटल अमाउंट हमारा 350 रुपीज़ यहाँ पे आ गया. 50 इंटू 7 रुपीज़. तो ये एंट्री ठीक पास की है इन्होंने. इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनको. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं और फॉर व्हाट सर्विसेज टू द कंपनी दीस आर इशूड. तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने डायरेक्टर्स को इशू करती है या एम्प्लॉयज़ को इशू करती है, डिस्काउंट पे इशू करती है. अब कंपनी चाहती है कि हमारे डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के साथ बड़ी देर से काम कर रहे हैं, ये मोटिवेटेड रहें, ये कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलें, रिलेशनशिप अच्छे हों. इसलिए कंपनी क्या करती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स 5,40,000. फॉर द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड इशूड डिपेंचर्स 20% प्रीमियम. तो कंपनी ने 5,40,000 के एसेट परचेज किए हुए हैं और उसके बदले में कंपनी ने क्या इशू दिए? डिपेंचर इशू किए इस पे प्रीमियम पे. तो पहली एंट्री हमारी एसेट्स टू वेंडर अकाउंट आएगी. फिर कितने डिपेंचर इशू किए होंगे वो पता चल जाएगा हमें वर्किंग नोट से. हम नंबर ऑफ डिपेंचर्स निकाल देंगे. तो 5,40,000 कितने का डिपेंचर था? 100 का. 20% 20 रुपीज़ अबव पे इशू किए हैं. तो 120 से डिवाइड किया, 4,500 डिपेंचर इशू किए हैं. तो एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट DR टू डिपेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो वेंडर में हमारे पास 5,40,000 रुपीज़ आ गया. 4,500 थे इंटू 100 वो हो गए डिपेंचर में. 4,500 इंटू 20 दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. तो ठीक एंट्री पास किए, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 10th इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है कि AB पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे दी हुई है. गुडविल बुक्स में शो कर रही है 2,000 रुपीज़. सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर में. सी ने 10,000 रुपीज़ कैपिटल लाई है, मगर वो गुडविल नहीं ला पाया कैश में 3,000 रुपीज़. आप उसकी एंट्री पास करके दे दो. तो सबसे पहले जो गुडविल बुक्स में शो कर रही है वो राइट ऑफ करेंगे. तो एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, एंट्री पास की है. नेक्स्ट जो इन्होंने कैपिटल कैश में लाई है उसकी एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक, एंट्री पास की है. थर्ड जो इन्होंने गुडविल कैश में नहीं ला पाया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर के. तो सीज करंट अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. तो ठीक, एंट्री पास की है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को 9th क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट किया. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है. तो हमें पता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो गई है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब फर्म भी डिसॉल्व हो चुकी हुई है. अब डिसोल्यूशन के टाइम पर जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं या ऑल्टर करते हैं, मगर डिसोल्यूशन के टाइम पर हम क्या करते हैं? एसेट्स होल्ड करते हैं, लाइबिलिटियाँ पे करते हैं. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फर्म ही बंद हो गई हुई है. जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आएगा, यहाँ पे फर्म खत्म नहीं हुई है, अब हम फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्म को. तो ठीक लिखा हुआ, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. तो XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, गुडविल बुक्स में अपेयर कर रही है 50,000 रुपीज़. एक्स रिटायर हो गया हुआ है. एक्स की रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की वैल्यू 45,000 थी और एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में इक्वली शेयर में इसको डिसाइड करेंगे, शेयर करेंगे. तो हमें न्यू रेशो भी मिल गई है, दैट इज़ 1:1. अब मेरे को गुडविल बुक में कितनी अपेयर करिए? 50,000 रुपीज़. तो पहले गुडविल राइट ऑफ करेंगे. एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट्स टू गुडविल अकाउंट. तो किस रेशो में होगी? ओल्ड रेशो में. वो राइट ऑफ कर दी. उसके बाद 45,000 रुपीज़ गुडविल जो थी उसकी वैल्यू थी और जो पार्टनर रिटायर हुआ वो एक्स हुआ है. तो एक्स का शेयर कितना हो गया? 2/10. ठीक है, 0 0 से कटा 9,000 रुपीज़ एक्स का शेयर हो गया. अब कौन पे करेगा?
जो पार्टनर गेन कर रहा है, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाली, तो देखा कि वाई गेन कर रहा है, जेड ना गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है, ये कुछ भी निकाल कर रहा। तो जेड नहीं पे करेगा, सारा का सारा पैसा वाई पे करेगा। तो वाई कैपिटल अकाउंट दिया टू एक्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री पास हो जाएगी। ठीक, एंट्री पास की है इन्होंने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया डिसोल्यूशन का। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले बैंक लोन वॉज पेड, तो ये फर्म पे करेगी, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। फिर स्टॉक वॉट 60,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड, पार्टनर्स पी पेड टू क्रेडिटर्स, तो रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एसेट्स नॉट अपेयरिंग द बुक्स वॉज रिलीज 12,000, तो कैश में पे होंगे, कैश टू रियलाइजेशन या बैंक टू रियलाइजेशन कर सकते हो आप। एक्सपेंसिस पार्टनर क्यू ने पे किए हुए हैं, तो रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल अकाउंट आएंगे। और प्रॉफिट 36,000 रुपीज शो कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:4 रेशियो में, तो प्रॉफिट और रियलाइजेशन टू पीस टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 पे हमें बोला गया वो ABC पार्टनर है, रेशियो हमें दी हुई है। दे डिसाइडेड दैट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयर रेशियो ये दी हुई है। इसका मतलब कि ये ओल्ड रेशियो होगी, ये हमारी न्यू रेशियो होगी, 2:3:5, ये हमारी न्यू रेशियो होगी। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को इफेक्टिंग नहीं करना है, इसका मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो में हमने बांटना है। ठीक है बच्चे, अब मुझे प्रॉफिट भी दिया है और मुझे लॉस भी दिया हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट लॉस दिया हुआ है। इसका मतलब 50,000 में से अगर मैं लॉस माइनस करूँ 20,000, तो अमाउंट कितना बचा, 30,000 रुपीज़। अब 30,000 रुपीज़ क्या करेंगे हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखा मैंने कि ए ने गेन किया हुआ है, सॉरी सेक्रीफाइस किया हुआ है, और सी ने गेन किया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो अब एंट्री क्या आएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना आएगा, तो 30,000 इंटू रेशियो क्या आई थी हमारी 3/10, 3/10 दैट इज 9,000। तो 9,000 की एंट्री आनी चाहिए थी, यहाँ पे एंट्री ने गलत कर दी है। ठीक है, हम सिंगल एंट्री पास करेंगे यहाँ पे 9,000 सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज़ एंट्री आएगी। ठीक है बच्चे, कंबाइन एंट्री होगी ना, क्योंकि आपका 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, 20,000 लॉस था, 30,000 रुपीज़। तो 30,000 हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 3/10, तो 9,000 आएगा, 9,000 की एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे देखिए माइनस मिस्टेक से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन दिया गया था, मैंने बताया आपको कि एक्स ने एक बिजनेस परचेज किया, एस्टेब्लिश 8 लाख रुपीज़ का, 2,60,000 रुपीज़ कैश में पे कर दिए, बाकी डिपेंचर इशू किए हुए डिस्काउंट पे 10% पे। द कंपनी हैज़ पे द बैलेंस जो था 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। द कंपनी हैज डिसाइडेड राइट ऑफ द डिस्काउंट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अप टू द बैलेंस इन द अकाउंट, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना है। तो सबसे पहले एंट्री हमारी आएगी जो हमने एसेट्स परचेज किए होंगे। ठीक है, तो रनिंग बिजनेस परचेज किया हुआ हमने, तो हमारी एंट्री आ जाएगी एसेट्स अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट। फिर कंपनी ने क्या किया, 2,60,000 रुपीज़ कैश पे कर दिए और बाकी डिपेंचर इशू कर दिए हुए हैं। तो मैंने वही एंट्री की, वेंडर टू कैश टू डिपेंचर्स। अब डिपेंचर किस में इशू किए हुए हैं, डिपेंचर डिस्काउंट में इशू किए हैं, तो मुझे निकालने पड़ेंगे कितने डिपेंचर इशू किए हैं। 5,40,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 90 क्यों आया, 100 माइनस 10, 10 रुपये डिस्काउंट था, तो राइट इज डिवाइड कर 6,000 रुपीज़ आ गया। तो डिपेंचर्स अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू 12% डिपेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 6,000 इंटू 10, यहाँ आएगा 6,000 इंटू 90। तो हमारे पास एंट्री पास होगी। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद में कंपनी ने बोला हुआ है द कंपनी हैड डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था हमारे पास, दैट इज 50,000, तो वो राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डी आर, बाकी जो बच गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू डिस्काउंट ऑन
इशू अकाउंट, तो ठीक एंट्री पास की है, ये क्वेश्चन ठीक किया इन्होंने, जिनके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। तो 15 में इन्होंने क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट किया है जो, वो पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। 20,000 इक्विटी शेयर थे 100 रुपीज़ के हिसाब से, पेबल 20 रुपीज़ एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़। एप्लीकेशन पर रिसीव 25,000, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 25,000। तो बाकी जो एक्सेस हुई हैं वो हमने क्या कर देनी है, रिटर्न कर देनी है। सिंपल हुई, पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हम 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000 इंटू 20, फिर 25,000 इंटू 20। अब हमने क्या किया, टोटल के 20,000 थे, तो 20,000 इंटू रिटर्न कर दिए, कितने रिटर्न किए सर, हमने 5,000 रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो यहाँ 5,000 आएगा, सॉरी टू कैश अकाउंट में 5,000 आएगा। तो रिटर्न कितने किए 5,000, 5,000 इंटू 20 ये रिटर्न हो गए, बाकी जो 20,000 बचे वो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है बच्चे, इंटू 20, तो दैट इज हमारे इक्विटी शेयर में आ जाएंगे। तो ये रिटर्न हो गए हमारे, ये हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गए। तो बाकी सारी एंट्री हमने 20,000 से करनी है। तो ठीक किया है इन्होंने ये क्वेश्चन। और उसमें एक बात और बोली हुई है, द फुल अलॉटमेंट वॉज मेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑल मनी ड्यूली शेयर्ड वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला हुआ, तो कॉल इन एरियर्स की एंट्री डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 500 इंटू, अब कॉल हमारी फाइनल कॉल कितने की थी, दैट इज़ 40 रुपीज़, तो 5,000 इंटू 40 दैट इज़ 20,000, 20,000 रुपीज़ को कॉल इन एरर में आ गया, बाकी पैसा हमारा बैंक अकाउंट में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ठीक किया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये एक दो बच्चों से गलत हुआ है क्वेश्चन। ABC पार्टनर है, फिक्स कैपिटल दिए 1,80,000 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%, प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हमें प्रॉफिट दिया 50,000 40,000 70,000 60,000। एज पर द एग्रीमेंट गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है, पर कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो माइनस करना है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब मैंने चारों साल के प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो माइनस किया, क्योंकि एक साल में हमें कितना पे करना पड़ेगा 30,000। 30,000 फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से किया, थर्ड ईयर से किया, फोर्थ ईयर से किया, ठीक है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया था। फिर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे, वो आएगा 25,000। फिर गुडविल का फॉर्मूला आ गया एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ यूरो परचेज। तो ठीक किया इन्होंने। तो ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमारे पास आया, 10% है। तो ए की कैपिटल थी 1,00,000 रुपया, उसका 10% 10,000 हो गया। बी की कैपिटल 80,000 थी, 10% 8,000 रुपीज़ हो गया। सी की कैपिटल 1,20,000 थी, तो 10% 12,000 हो गया। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट, दैट इज 30,000 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर से 30,000 माइनस किया, सेकंड से किया, थर्ड से किया, फोर्थ से किया, फिर एवरेज निकाल के हमारा गुडविल का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट था। अब 17 क्वेश्चन में देखिए बच्चे, आपको करंट रेशो दी है, क्यू का रेशो दी है, वर्किंग कैपिटल दी है, आपको बोलता है करंट एसेट निकालो, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मेरे पास करंट रेशो है, क्यू का रेशो है, वर्किंग कैपिटल है। मैं करंट रेशो से करंट रेशो का फॉर्म लगाऊंगा, वो होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट रेशो कितनी है मेरे पास, 3/1, ठीक है। और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे, 3 टाइम ऑफ करंट लाइबिलिटी, जैसे इन्होंने निकाला हुआ है। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स कितनी है 3CL, वो यहाँ पे लिखा, माइनस CL, आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब करंट लाइबिलिटीज़ मेरे पास आ गई, तो करंट एसेट निकाल दूंगा। क्यू के रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्यू एसेट्स आ जाएंगे। अब मेरे पास क्यू एसेट्स आ गए, अब मुझे क्या निकालना है, इन्वेंट्री निकालनी है। तो क्यू एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो रिवर्स कर देता हूँ, इन्वेंट्री क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस क्यू एसेट्स, तो मेरे पास इन्वेंट्री आ जाएगी 1,62,000। तो ठीक निकाला इन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से समझा इस चीज़ को और बड़े अच्छे तरीके से निकाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था बच्चे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे मैंने कहा था, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स दिए हुआ 2 लाख रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन क्या कॉस्ट,
इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 1/3 द इन्वेंट्री एट द एंड विच वॉज 30% ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले मेरे को ये पता चल गया कि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है बस थोड़ा सा। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझो। मुझे बोला हुआ है कि सेल्स कितने दी हैं, 2 लाख रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब जीपी कितना हो गया, 25% ऑन सीओजीएस, जो निकाल दिया। फिर उन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1/3 द इन्वेंट्री एट द एंड विच वॉज 30% ऑफ सेल। तो मेरे को इन्वेंट्री एट द एंड पता चल गया हुआ है जो 30% ऑफ द सेल है, तो मैंने इन्वेंट्री एट द एंड निकाल दिया 30% ऑफ द सेल। अब बिगिनिंग कितनी होगी, 1/3, तो 1/3 निकाल दी इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, तो एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास आ गई। ठीक है बच्चे, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं सीओजीएस क्या ले ली, एक्स ले लिया, तो नेट सेल्स मेरे पास कितनी है, दैट इज 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है एक्स, तो 25/100 इंटू एक्स दैट इज 1/4x, तो जो उन्होंने 1/4 निकाला। फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका सीओजीएस निकाल दिया। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया, सीओजीएस अपॉन इन्वेंट्री। तो बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। ठीक है बच्चे, समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको बोला गया हुआ है कि मुझे बताओ ये किस किस हेडिंग के अंडर आएगा। जैसे ट्रेड पेबल हमें पता है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के आता है, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट वो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। ठीक है बच्चे, फिर मैंने आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, फिर मैंने आपको डेट कलेक्शन पीरियड के बारे में बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है वो आपसे पूछा था। फिर सेक्शन ए पे आते हैं, सेक्शन ए में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे, पार्टनर्स टू सैलरी टू द पार्टनर्स अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो हमें पता है करंट अकाउंट में आती है। आफ्टर एडमिशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट शोज एट वैल्यू में करते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमें पता होता है कि वो अकाउंट जिसमें क्या होता है, हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहती है। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है विच इज़ नॉट स्टेबल, दैट इज चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज ए कैपिटल अकाउंट विच इज देयर इज बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स आर स्टडीड, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द अकाउंट, इसमें दोनों अकाउंट्स बनते हैं और हमारी कैपिटल इसमें जो होती है वो फिक्स नहीं होती, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया होता है, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड मिलता है उनको, और डिपेंचर्स कहाँ शो होते हैं, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो होते हैं, ये ठीक लिखा है इन्होंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो मोस्टली कंफ्यूज कर रहा था आपको, वो दैट इज था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, सब बच्चों ने इसको ध्यान से करना चाहिए था। अब क्वेश्चन क्या था, मैं आपको स्क्रीन पर फिर से क्लियर कर शो करता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वो तो बच्चे ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तो फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी शेयर दिए हैं, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ, लॉन्ग टर्म बोरिंग दी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहला मेरा काम है प्रॉफिट देखना, तो प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है दैट इज़ 2011-2012, 11 में 1,10,000 रुपीज़ था, 12 में 2 लाख रुपीज़ थी, 90,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मुझे ठीक दिया 90,000 रुपीज़। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे नॉन कैश एक्सपेंस जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस में मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले मुझे डेप्रीसिएशन दी हुई है बच्चे नीचे 2 लाख रुपीज़, वो डेप्रीसिएशन लिख दी। फिर इसने मुझे क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू 80,000 सोल्ड फॉर 65,000, तो 15,000 रुपये लॉस हो गया। ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस में आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 2,15,000। तो ये ठीक लिखा है इन्होंने। फिर उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इससे पहले एक लाइन लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि आपके पास नॉन कैश इनकम नहीं थी तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, पर लिख लेना चाहिए था, जिससे क्या हो जाता, क्लैरिटी हो जाती। तो यहाँ पे आपके पास 2,15,000 रुपीज़ आ जाता, तो ये आ जाता 3,05,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, अब हम करेंगे करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, करंट एसेट डिक्रीज़ हो रही हैं, वो हम करेंगे ऐड करेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमें दी गई हुई हैं, दैट इज़ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो है हमारी वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बच्चे,
तो ट्रेड पेबल कितने इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे, 5000 रुपीज़, वो मैं लिख दिया ट्रेड पेबल 5000 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही हैं तो वो भी देखते हैं। करंट एसेट्स में मेरे पास बच्चे ट्रेड रिसीवेबल जो थे वो डिक्रीज हो रहे थे, दैट इज 8000 रुपीज़, वो भी लिखा 13000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। फिर लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो इन्वेंट्रीज क्या कर रही थी बच्चे, इन्वेंट्रीज इंक्रीज कर रही थी, ये लेस कर लेते हैं। लेस करने के बाद आपके पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें हमने क्या करना होता है बच्चे, मेरे को बताया था। फिर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद देखना होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या किया होगा आपने, कोई चीज़ इन्वेस्ट की है वो देखनी पड़ेगी आपको। तो इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया, इन्होंने सबसे पहले ये एक्टिविटी थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये लास्ट में आनी चाहिए थी। तो मैं आपको करेक्ट आंसर शो करता हूँ, वेट फॉर 2 मिनट्स। अब बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया बच्चे, ये आ गया आपका पर्टिकुलर, यहाँ लिखा डिटेल, यहाँ लिखा अमाउंट। सबसे पहले मुझे फिर से देखिए, सबसे पहला मेरा काम है नेट प्रॉफिट चेक करना। तो नेट प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है दैट इज़ 90,000 रुपीज़। तो 90,000 रुपीज़ में नेट प्रॉफिट लिखा यहाँ पे। तो ऊपर हेडिंग दे दिया ए पार्ट, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो 90,000 रुपीज़ मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट। तो मैं लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज़ 90,000 रुपीज़। अब इसमें क्या करना है मैंने बच्चे, नॉन कैश, पूरा लिख लेता हूँ इसको, नॉन कैश एक्सपेंस वो ऐड करने हैं, जो मेरे पास थे डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन दी थी बच्चे 2 लाख रुपए और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी थी 15,000 रुपीज़। ये थी 2 लाख रुपीज़, ये थी 15,000 रुपीज़। तो टोटल हो गए 2,15,000 रुपीज़। ये अमाउंट बाहर आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज़ 3,05,000 रुपीज़। अब बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट डिक्रीज कर रही हैं और करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज कर रही हैं, तो वो लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने देखा कि करंट लाइबिलिटीज़ में एक ही लाइबिलिटी थी जो डिक्रीज कर रही थी, सॉरी इंक्रीज कर रही थी, दैट इज़ ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे मैं लिखा ट्रेड पेबल जो कि इंक्रीज कर रहा था 5,000 रुपीज़। तो मेरे को करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज करेंगे तो ऐड करना है। फिर करंट एसेट्स में मैंने एक ही एसेट देखा जो डिक्रीज कर रहा था, दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज़ 8,000 रुपीज़ डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल 8,000 रुपीज़, टोटल हो गया मेरे पास 13,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। अगर करंट एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं, तो वो क्या कर देंगे बच्चे, वो हम लेस कर देंगे। तो इसमें हमारे पास खाली इन्वेंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, इन्वेंट्री इंक्रीज कर रही है, 60 से 70 हो गई, तो कितना आया 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ मैंने बाहर लिख देना है यहाँ पे, इसको डायरेक्टली बाहर लिख लेते हैं हम, लेस कर रहा है तो माइनस में लिखते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चे, हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। तो वो कितना है हमारे पास, ये हमने 3,05,000 में 13,000 ऐड किया, 10,000 रुपये लेस किया,
दैट इज़ 3,08,000 रुपीज़। अब बच्चे सेकंड एक्टिविटी जो होती है हमारी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखनी है, ठीक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले क्या देखना है कि अगर मैंने कोई मैंने कोई गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है? तो इनफ्लो होगा, और अगर कोई परचेज़ किए हुए हैं, तो उसमें हमारी कैश गई होगी। तो इनफ्लो मेरे पास है 65,000 रुपीज़ की मैंने सेल की हुई है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज़ 65,000 रुपीज़। अब मुझे, आपको पता ही है कि एडजस्टमेंट दी है, तो मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ टेंजिबल एसेट अकाउंट, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स अकाउंट बना दिया, ठीक है? जिसमें मशीनरी अकाउंट हमारा ये वाला, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है बच्चे? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया मुझे, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। तो 8 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिखा मैंने, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर यहाँ लिखूँगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो मुझे दिया हुआ है, दैट इज़ 11 लाख रुपीज़। ये लिख दिया 11 लाख रुपीज़, ठीक है? फिर डेप्रीसिएशन दी हुई है मुझे, तो यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन लिखूँगा, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चे? फिर मेरे को लॉस दी है, बाय लॉस ऑन सेल, दैट इज़ 15,000 रुपीज़, वो 15,000 रुपीज़ लिखा, ठीक है बच्चे? और मैंने सेल की हुई है, तो यहाँ लिखूँगा बाय बैंक अकाउंट, सेल की है 65,000 रुपीज़ की, तो टोटल किया यहाँ पे ये आया 13,80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब मैंने ये मशीन परचेज़ की होगी, कितने की होगी, माइनस करके पता चल जाएगा मेरे को, दैट इज़ 3,80,000 में से मेरे को 8 लाख रुपीज़ माइनस करने हैं, तो बाकी बचा 5,80,000 रुपीज़, ये परचेज़ किया होगा। तो यहाँ पे परचेज़ में लिख दूंगा परचेज़ ऑफ मशीनरी वर्किंग नोट, वो देख लेंगे खुद, 5,80,000 रुपीज़, ठीक है बच्चे? तो लेस किया इसमें से, ये आ गया 5,15,000 रुपीज़, दैट इज़ इन नेगेटिव। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये कैश, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5,15,000 नेगेटिव में, तो मैं लिखूँगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आया, दैट इज़ सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है बच्चे? तो वेट, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखना पड़ेगा, मैंने कोई शेयर तो नहीं इशू किए हुए हैं। तो 6 लाख थे, 7 लाख हो गए, इसका मतलब इशू किए 1 लाख रुपए के, ठीक है? तो यहाँ लिखूँगा इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चे? फिर नेक्स्ट, मैंने कोई डिबेंचर्स तो नहीं इशू किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लेते हैं। यस, 1 लाख रुपए ये भी है, तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपए लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 2 लाख रुपया, उसके अलावा और कुछ नहीं था। तो ये मैंने सभी को प्लस माइनस करके आंसर निकालना है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास जो 2 लाख रुपए आया, पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम, ये 2 लाख क्या है, ये 2 लाख हो गया हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है बच्चे? अब हमारे पास ये अकाउंट में मिटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास 2 लाख रुपया ये आ गया हुआ है। अब मैं निकालना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 5,15,000 बड़ा अमाउंट ऑलरेडी माइनस में है। तो हमने 3,08,000 माइनस 5,15,000 प्लस 2 लाख रुपीज़ करना है, ठीक है? 5,15,000 है ना आपके पास ये, ठीक है? तो प्लस माइनस करके हमारे पास 7,000 रुपीज़ नेगेटिव में आ रहा है।
तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर दिया। ठीक है बच्चे, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बिगिनिंग की कैश ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगिनिंग। तो वो कितनी दी हुई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगिनिंग, दैट इज़ 35,000 रुपीज़। 35,000 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमारे क्लोजिंग के बराबर आ जाना चाहिए। क्लोजिंग 28,000 है, तो हमारा क्लोजिंग के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन एंड ऑफ ईयर, तो क्लोजिंग के बराबर आ गया। बस क्वेश्चन ठीक हो गया हमारा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था।